नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा है। बता दें, अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित क्वारब और कैची मार्ग पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। इससे असुविधा और नुकसान को रोकने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से तुरंत समाधान करने की मांग की। वहीं राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में धावा बोला। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि क्वारब का मामला बड़ा गंभीर मामला है। हमें बराबर सरकार को विभिन्न माध्यमों से चेता रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बयान दे रहे हैं, लेकिन इसे जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि अगर आज इस पर कार्रवाई नहीं की तो कमिश्नर का घेराव करेंगे। वहां भी नहीं हुआ तो सचिव का घेराव होगा। बराबर बयान दे करके ट्वीट करके इनको सावधान कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे। अब भी जो बात कह रहे हैं वो बेईमानी है, उसको ये वो जमीन पर नहीं उतारने जा रहे हैं। और इसलिए अब हमने तय किया है कि यदि आज नहीं होगा तो इसके बाद कमिश्नर का घेराव करेंगे, और कमिश्नर से नहीं होगा तो चीफ सेक्रेटरी का घेराव करेंगे। लेकिन इस सरकार की कमर पर हम प्रहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत और गैरसैंण की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ उस अर्थव्यवस्था पर चोट की है, उसकी कमर पर चोट की है। जिस तरीके से दाम बढ़े हैं क्वारब के पुल के कारण और कैची धाम के जाम की वजह से, वो असहनीय है, लोगों के लिए असहनीय है। देहरादून में जय हिंद यात्रा पर बीजेपी का निशाना। बता दें, भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को जिस तरह नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद से ही सेना के शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां शुरू में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं बीजेपी की तरफ से पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा भी निकाली गई। अब कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी में 31 मई को जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, इसको लेकर सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई। लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। एक तरह तो वो सेना से कार्रवाई के सबूत मांगती है, वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकालकर नाटक करती हैं। जो सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए वो सवाल कांग्रेस करती है। इसलिए कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं निकालने का कोई अधिकार नहीं है हासिल किया है। और हमारे जितने भी जो है मिसाइलें थी, हमारे जितने भी जो है एयरफोर्स के जितने भी जो है मिसाइलें थी, अन्य चीजें जो भी थी जो युद्ध में काम आती हैं, वो सभी की 100% सफलता रही है। तो सेना के द्वारा रोज उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा तेजी में था, तो सेना के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जो है प्रेस ब्रीफिंग दी जाती थी। कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है, उनकी सेना को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई तरह के सवाल पाकिस्तान में जो टीवी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर चर्चा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। पाकिस्तान इनकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पाकिस्तान ने पूछना था वो प्रश्न आज जो है भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या जय हिंद की यात्रा निकाल करके सेना का मनोबल, ये दोहरा चरित्र जो कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, ये दोहरा चरित्र निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। रुद्रप्रयाग में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं तथा स्कूली बच्चों व अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी इस रैली में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने विजय हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हमारी सेना को लेकर और सेना में जिन बेटियों ने विंग कमांडर की भूमिका में इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसने भारत को स्वाभिमान से भर दिया। ऐसे सेना के सम्मान में, उनके शौर्य में अगस्त मुनि में भव्य रैली का आयोजन किया गया। नागरिकों ने एक
तिरंगा सम्मान रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भागीदारी की और पूरे जोशो खरोश के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत सरकार द्वारा, उसके पक्ष में अपने सैनिकों के शौर्य गाथा गाते हुए बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया है और भारत सरकार से ये मांग की है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका समुचित जवाब दिया। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 6 महीने के भीतर इस समिति को सौंपा जाए ताकि उस पर समिति चर्चा अंतिम निर्णय ले सके। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिनों से अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की और ज्यादातर लोगों ने देश एक चुनाव पर सहमति जताई है। कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। ऋषिकेश में अनाधिकृत निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें, ऋषिकेश क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं। क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश के बाद प्राधिकरण की टीमों ने ऋषिकेश क्षेत्र में 6 अनाधिकृत निर्माणों को सील किया है। अनाधिकृत निर्माणों पर प्राधिकरण ने सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी के अनुसार अभियान अतिक्रमण को सीज करने तक नहीं रुकेगा। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जाम की एक लगातार समस्या बनी रहती है पार्किंग नहीं होने से। तो वो सीलिंग करके हम लोग उसमें एक तो पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं ताकि कोई अवैध निर्माण न करे। साथ ही साथ गंगा जी के किनारे भी हम लोगों को लगातार सतत निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि गंगा जी के किनारे से 100 मीटर तक के किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है। तो उसमें भी अगर कोई करता है तो उसकी कार्रवाई करते हैं। तो ऋषिकेश में हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसको लेकर के चला रहे हैं ताकि कोई भी अवैध निर्माण न हो पाए। उधम सिंह नगर में तराई बीजू विकास निगम में घोटाला। बता दें, पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने तराई बीजू विकास निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सिटी क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में ठकुराल ने कहा कि सरकारी कार्य की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में यह काम मात्र 6.49 करोड़ में चहेते ठेकेदार को सौंप दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई, अखबारों में निविदा प्रकाशित भी नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय ठेकेदारों को भाग लेने से वंचित किया गया है। 3 ठेकेदारों के आपसी मिलीभगत से ठेका एक ही फर्म को दे दिया गया। ठुकराल ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की आड़ में टीडीसी को बंद करने की साजिश चल रही है। मटकोटा और बाजपुर स्थित संयंत्रों को भी तोड़ा जा रहा है, जबकि हाल ही में करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात और न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। ठुकराल ने कहा कि किसानों का गला घोटा जा रहा है, यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा ही खिलवाड़ है। विदेश में तराई विकास निगम का नाम है, उसका बीज बड़ी उत्सुकता के साथ किसान भाई खरीदते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी किसान मेला हो, उसमें टीडीसी की बीज की डिमांड होती है। आज टीडीसी का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा, तराई विकास निगम का। आज सारी मशीनरी, सारे प्लांटों का ऑक्शन हो गया। जो आवास थे, जो हवाई अड्डे के सीमा विस्तार में उसकी जद में आ रहे थे, वो सारे भवन तोड़े जा रहे हैं। भवन तोड़े, उन गरीबों को जो उसमें रहते थे उसमें उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और हवाई अड्डे का विस्तार होना चाहिए। लेकिन मटकोटा का फार्म, बीज विधायन संयंत्र, सीड प्रोसेसिंग प्लांट मटकोटा
और सीड प्रोसेसिंग प्लांट बाजपुर उसको भी इस नीलामी में रख दिया गया। ये समझ से परे है, ये शक के दायरे में आता है। जब हवाई पट्टी के चक्कर में सब मकान हटाने या हल्दी का सब सीमा विस्तार करना है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन मटकोटा और आपका बाजपुर ये तोड़ा जाना बीज विधायन संयंत्र ये हमारी समझ से परे है। इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं हरबटपुर से चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की बसों को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। वहीं एआरटीओ के द्वारा चेकिंग भी की जा रही है और ट्रिप कार्ड आदि सभी चेक किए जा रहे हैं। तो वहीं आज एक बस जो यात्रियों को लेकर ऋषिकेश से चली थी और यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए चारधाम की यात्रा पर जा रही थी, उसके ड्राइवर ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। उसको अल्कोहल मीटर लगाकर चेक किया गया तो उसने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था, जिसको आरटीओ के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और यात्रियों को दूसरी गाड़ी से आगे चारधाम की यात्रा के लिए भेजा गया है। जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण अनुभाग से कार्यालय का सामान गायब होने का मामला सामने आया है। कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस व पत्रावलिया गायब हो गए। विभाग की 4 सदस्यीय जांच टीम ने कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस व पत्रावलिया गायब होने की पुष्टि की है। प्रकरण में जिला पंचायत प्रशासन ने पौड़ी पुलिस को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर पत्र भेजा है। वहीं शिकायती पत्र मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत प्रधान सहायक मनोज भंडारी, कनिष्ठ सहायक विकेश नेगी व सचिन भंडारी ने अपर मुख्य अधिकारी पौड़ी को अक्टूबर 2024 को एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिस पर एएमए द्वारा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिला पंचायत पौड़ी के निर्माण अनुभाग से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस व पत्रावलियां गायब होने पर संबंधी शिकायती पत्र मिला है, जिसकी जांच पौड़ी पुलिस को सौंपने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के बाद परीक्षा संबंधी नियम कायदे बदले गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 साल में 2 बार करने के नियम भी इस नीति के तहत लागू किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः अपनाने की बात कही है। उसी के तहत अब राज्य में हाई स्कूल की परीक्षा 1 साल में 2 बार करने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्रावधानों को राज्य में समाहित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अब उत्तराखंड बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। इस विषय पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परीक्षा पैटर्न को सीबीएसई बोर्ड भी अपनाने जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार इस प्रक्रिया को अपनाएगी और राज्य में अब हाई स्कूल की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी। ये एनईपी 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि एनईपी 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि हम भी परीक्षा को 2 बार संपन्न। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत देहरादून जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। देहरादून डीएम सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया, जिला प्रशासन ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर ध्वस्त करने का काम कर रहा है, जो कि सरकारी भूमि को कब्जे में लेकर बनाई गई है। साथ ही तमाम विभागों को, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम या पुलिस विभाग, सभी को अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं यह कार्रवाई निरंतर इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति में निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं
या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको टाइम बाउंड वे से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित कर। देहरादून में बसों में टिकट को लेकर परेशानी नहीं होगी। बता दें, शहर में संचालित हो रही सरकारी बसों आम जनमानस से टिकट लेने के लिए परेशान होते हैं। बसों में अक्सर आम जनमानस को टिकट को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी ठीक तरीके से टिकट नहीं दिया जाता तो कभी बसों का संचालन करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर टिकट देने से ही मना कर देते हैं, जिसके चलते आम जनमानस को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस परेशानी से जल्द ही जनता को निजात मिल सकती है, चूंकि अब आरटीओ द्वारा आरटीए की बैठक में ई टिकट कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा, जिसके बाद बसों में मैनुअल टिकट न लेते हुए यात्री ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करवा सकेंगे, जिससे जनता को भी काफी सहूलियत मिलेगी। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि जल्द ही इस सुझाव को आरटीए की बैठक में प्रस्तावित कर लागू किया जाएगा। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी तक कुछ शिकायतें मिलती हैं कि बसेस टिकट नहीं दे रही हैं या टिकट प्रॉपर नहीं दे रही है। तो ई टिकट से हमारा ये इंश्योर हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों में कितने लोग गए हैं। एक तो हमारे को पब्लिक का संख्या भी पता चल जाएगी और लोगों को ई टिकटिंग के माध्यम से एग्जैक्ट अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ के टिकट भी मिल जाएंगे। इसको हम आरटीए में प्रस्ताव रखेंगे और जितनी भी हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है स्टेज कैरिज में। राजधानी देहरादून को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए कुछ वक्त पहले डस्टबिन फ्री की शुरुआत की गई थी, जिसमें शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटाया गया था और आम जनमानस से अपील की गई थी कि कूड़ा उठाने की गाड़ियों में वे अपने घरों का कूड़ा डालें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े की वजह से बीमारियां न फैलें। हालांकि नगर निगम की यह पहल अब तक धरातल पर सफल साबित नहीं हो पाई है। कई स्थानों से अभी भी ये शिकायत मिल रही है कि आम जनमानस द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है। खैर, निगम द्वारा ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर ट्रॉलियों के माध्यम से कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों से ये अपील भी जनमानस से लगातार की जा रही है कि वह कूड़े की ओपन डंपिंग ना करे। अब नगर निगम की यह पहल कब तक धरातल पर कारगर साबित होगी, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल लगातार अपील भी की जाती है। जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे, जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को, कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं, उनसे समन्वय बनाते हुए इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, ना कि इनफैक्ट कई बार हमारा जो अपना भी रोड स्वीपिंग का वेस्ट होता है वो भी एक्यूमुलेट होता है, परंतु उसको भी कंसर्निंग सुपरवाइजर इमीडिएटली कोऑर्डिनेट करके ट्रॉली के माध्यम से उठवाते हैं। तो यही निर्देश सभी को दिए गए हैं कि कहीं पर भी ओपन डंपिंग नहीं होनी। शहर में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दूरीनगर की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों का पारंपरिक के साथ ही पौराणिक शैली सौंदर्यीकरण के विकसित किए जाने की कार्य योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शहर के घंटाघर सहित अन्य चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत बनाने का कार्य गतिमान है। घंटाघर के सुधारीकरण कार्यों से जहां यातायात संचालन में मदद मिलेगी, वहीं घंटाघर अपने भव्य स्वरूप से जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और चौराहों पर राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित छवि पर्यटकों में राज्य की लोक संस्कृति एवं परंपरा के दर्शन कराएगी।
हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल गेट, साई मंदिर, दिलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं जहाँ पर लोकल्स भी और हमारे जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं इन सब स्थलों से गुजरते हैं, तो अब हमारी संस्कृति को शोकेस करने का इससे अच्छा ज़रिया नहीं हो सकता था। और क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड हैं तो इनको एक प्रोमिनेंट ब्यूटी फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में डेवलप होना ही चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।